बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे तो आपको बताएंगे कि करप्शन के इस कैंसर को निकालने के लिए थोड़ी सी तकलीफ होगी, कौम को कुछ वक्त के लिए मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। हुकूमत मुखालिफ दो जमातें सारा प्रेशर इसलिए डाल रही हैं ताकि उन्हें एनआरओ दिया जा सके, मगर कान खोल कर सुन लो, जो करना है कर लो, किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा, सबको जेलों में डालूंगा। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कौम से खिताब, इस पर तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि नैब ने पाकिस्तानी हुकूमत से सबसे बड़ा मुतालिबा कर दिया। नैब ने इमरान खान हुकूमत से सरकारी पासपोर्ट मांग लिए। नैब के इस मुतालिबे पर इमरान खान जुमेरात को काबीना इजलास में गौर भी फरमाएंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना के कल यानी कि जुमेरात को होने वाले इजलास का 5 निकाती एजेंडा क्या है वो तफसील से आपके साथ शेयर करेंगे। मगर दूसरी जानिब इमरान खान साहब के करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी पर भी नाअहली की तलवार लटकने लगी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त पर तमाम एतराजात को दूर करते हुए दरख्वास्त समाअत के लिए भी मंजूर कर ली है। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर सरकारी रिहाइश गाहों को खाली कराने का यह मामला, पाकिस्तान क्वार्टर्स कराची के मकीन और पुलिस आमने सामने। इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज जबकि पुलिस पर पत्थरों की बरसात। दूसरी जानिब पुलिस ने भी मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल बरसा दिए, मुताद्दिद शदीद जख्मी हो गए। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की हिदायत पर इस ऑपरेशन को 3 माह के लिए मौखर कर दिया गया। अवाम को छत फराहम करने की दावेदार हुकूमत उन्हें खुले आसमान तले लाने पर आखिर क्यों तुल गई है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि मुल्जिम इस्साक डार हैं, लिहाजा मेरी मलकियत वाला घर जब्त नहीं किया जा सकता। तबस्सुम इस्साक डार ने हजवेरी फाउंडेशन का अकाउंट भी खोलने की दरख्वास्त दी। तमाम जायदाद सूबाई हुकूमत की तहवील में देने के फैसले के खिलाफ मुल्जिम इस्साक डार की अहलिया ने एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। इस पर बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के हवाले से भी बात करेंगे जिनकी सालाना सेल अरबों से कम होकर नीचे आ चुकी है। आखिर यूटिलिटी स्टोर्स को तबाही के इस दहाने पर पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है, उनके चेहरों से भी नकाब हटाने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अभी कुछ देर पहले मुख्तसर कौम से खिताब किया है। यकीनी तौर पर वो सऊदी अरब से वापस आए हैं, खुशखबरी लेके आए हैं कौम के लिए। अभी वो कह रहे हैं कि मजीद खुशखबरियां आने वाले दिनों में मिलेंगी। जी, मेरा ख्याल है ये मुनासिब था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान काफ़ी अहम ये नुकात थे कि इस पर ख़ुद तकरीर करते, उन्होंने की। और ये छोटी खबर नहीं थी कि इस वक्त हम वाकई बहुत बड़े बहरान से गुजरे हैं। और मैं देख रहा था, कोई लग रही थी बहरान तो है ही कुछ नहीं है, कोई नहीं है, बहरान बहुत बड़ा था। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा, जो बाहर के लोगों को डॉलरों की सूरत में या फ़ॉरेन एक्सचेंज की सूरत में पैसे देने हैं, वो 9 बिलियन और 12 बिलियन तो हमें फ़ौरन चाहिए था, तो बहरान बहुत ज़्यादा था। तो उसमें ये एकदम रिलीफ आ जाना कि 6 अरब डॉलर की फौरी वो तसल्ली हो जानी, और अगले 2 सालों में भी 3 सालों में भी जो है डिफर्ड पेमेंट मिलती रहेगी, तेल मिलता रहेगा जिसकी किस्तें में हम पैसे बाद में देते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक रिलीफ आ गया था। और उसमें पिछली दफ़ा जब इमरान खान साहब गए थे तो ये रिलीफ नहीं था मिला। उन्होंने इन्वेस्टमेंट के वादे किए थे, वो लॉन्ग टर्म थे। और इस दफ़ा ये हमने ये मुकाबले में बताया था कि इमरान खान साहब ने ये शर्त रखी थी कि मुझे 100% पता होगा कि ये चीज़ें मिल रही हैं तो मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। याद रहे कि इस बुरे हालात के बावजूद सऊदी अरेबिया को 50 अरब डॉलर की कमिटमेंट्स हुई हैं इन्वेस्टमेंट्स की, बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है इन हालात के अंदर। और उसकी जो सबसे बड़ी जो शख्सियत उनके लिए थी वो इमरान खान थी। और हकीकत ये है कि ये इस वक्त पूरी दुनिया में ये जमाल खशोगी का जो वाक़या है वो बिल्कुल एक बहुत ही बेईमाना कत्ल है, सब कुछ है, मगर तमाम दुनिया उसको इस्तेमाल करके सऊदी अरेबिया से माल निकलवाना चाह रही है या स्ट्रेटेजिक सियासी फ़ायदे लेना चाह रही है। और सऊदी अरेबिया एक बंद गली में तकरीबन जा चुका है कि पहले जो है यमन के एक क्राइसिस में वो फंस गए हुए हैं, वो स्टेलमेट हो गई हुई है। फिर उन्होंने कतर के साथ लड़ाई ले ली। फिर यह है कि सीरिया में उनके मुखालिफ साइड पे जो है ना रशिया, ईरान और टर्की आ गए हुए हैं।
और उनका जो अपना कैंप था जो वेस्टर्न कंट्रीज का था, अमेरिका और यूरोप के जो ममालिक थे वो इस मामले में बिल्कुल अपोजिट चले गए थे। तो वो इस वक्त अकेले हो चुके हुए थे और उनको एक तो फॉरेन रेस्क्यू की जरूरत थी। तो इमरान खान साहब ने इससे पहले कि कोई और मिल्क करना, इसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, तो उसका फायदे उठा लेना, तो इससे पहले कि वो प्रेशर डाल रहा, टर्की भी प्रेशर डाल रहा था, वो भी फ़वाइद लेना चाह रहा है, ट्रंप साहब भी प्रेशर डाल रहे हैं, फ़वाइद लेना चाह रहे हैं। और याद रहे कि इन तमाम मुल्कों की, यूरोप और अमेरिका की तमाम वो लीडरशिप नहीं गई, मगर उनकी कंपनियां गई हैं, सारी कंपनियां वहां पहुंच गई हैं। जो $50 मिलियन जो बिलियन आ रहा है ज़्यादातर वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट है। सो उन्होंने अपने माली मुफादात नहीं छोड़े, जरा एक ड्रामा सा ऊपर से रखा, तो अच्छा है हम वहां पहुंच गए। एक तो हमें फौरी $6 बिलियन मिल गया, दूसरा ये है कि हमने जो आज प्राइम मिनिस्टर ने हिंट किया है कि हम मुसलमानों में इत्तेहाद की कोशिश करेंगे, तो उससे जो तशरीह कर सकते हैं आप ये है कि शायद यमन में, क्योंकि सऊदी अरेबिया फंस गया, उनको अपने मसाइल कम करने हैं। और इस दफ़ा मोहम्मद बिन सलमान तो थे ही, मगर किंग सलमान की सेहत बेहतर नजर आई और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व इसमें हुए थे, क्योंकि क्राइसिस बहुत सऊदी अरेबिया के लिए बड़ा हो गया। तो एक यमन में हम रोल अदा कर सकते हैं कि हमने ईरान और सऊदी अरेबिया में साइड्स नहीं ली हैं, तो हमने, हमारा कंसिस्टेंट ये स्टांस रहा है कि हम वो रोल कोई इस वक्त नहीं है जो हम अदा कर सकते हैं। अगर अपनी दुश्मनियां सऊदी अरेबिया कम करना चाहे तो हम उसके अंदर रोल अदा कर सकते हैं। एक हमारा नेबर है, एक हमारा बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सो हम वो रोल भी अदा कर सकते हैं। हम टर्की में भी, सीरिया में भी मदद कर सकते हैं, कतर के साथ भी कर सकते हैं। सो वो रोल एक हमारा सफारती भी बन गया है। दूसरा ये है कि अभी जो पैसे $6 बिलियन आए हैं, उन्होंने ये भी प्राइम मिनिस्टर ने शनीद दिया है कि हमें बाकी भी उम्मीद है, शायद चाइना से भी $1-2-3 बिलियन की कोई उम्मीद है, मगर फिर भी जो, क्योंकि $12 बिलियन चाहिए तो IMF के पास फिर भी शायद जाना पड़ेगा, मगर बड़े थोड़े पैसे के लिए जाना पड़ेगा, बल्क आपको मिल जाएगा। तो इसलिए शरायत में वो सख्ती इतनी नहीं कर सकेंगे। वैसे तो क्लास साहब सही कहते हैं ये कि वो ऑलमोस्ट वो जो सख्ती है उन्होंने कहनी है उससे ज़्यादा सख्ती हम कर चुके हैं, वो एक अलग बहस है। मगर मैं समझता हूँ कि आज की जो मेन बात थी कि इमरान खान जो है ना अपनी पार्टी के खुद ही सबसे अच्छे तर्जुमान हैं और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी बढ़ गई हैं, बल्कि वो एक्सटेम्पोरे वो फिल्मदी तकरीर करते हैं जो वैसे थोड़ी सी ख़तरनाक कई दफ़ा हो जाती है। उसके अंदर इस बात का एहतमाल होता है कि गलती करने का, मगर वो उसमें एक बड़ी रवानी रहती है और वो कम्युनिकेट कर पाते हैं आम आदमी से, जो कि उनकी गवर्नमेंट, उनके वज़रा नहीं कर पाते। बाकी मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने ये साथ में जो APC अब हो रही है, जाहिर है वो सारे गैंग अप कर रहे हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब वगैरह तो वो पहले ही शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं और नवाज शरीफ साहब के ऊपर तलवार लटकती रहती है। तो अभी नज़र आ रहा है कि जो ये ओमनी ग्रुप वाला केस है, अनवर मजीद ग्रुप वाला, उसके अंदर जो है ना आसिफ जरदारी साहब फंसते जा रहे हैं। वो बहुत उस पर तफसीलन बात करेंगे हम आजकल में, मगर वो नज़र आ रहा है कि उसमें वो भी फंस जाएं और इस बात का एहतमाल हो सकता है कि वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो उनको नज़र आ रही है, इसलिए APCs वो कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने ये जो कहा है कि जनाब ये करप्शन की वजह से और वो कर रहे हैं, वो नहीं है। पर मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि उनको ये नहीं कहना चाहिए कि कान खोल के सुन लो मैं कर लूँगा और ये वो है। ये नैब के केसेस हैं, उससे ये इंप्रेशन मिलता है कि ये जाती वेंडेटा वाला कुछ कर रहे हैं, कुछ उसमें कर रहे हैं। अदारों को सिंपली अपना काम करने दें, नैब को अपना काम करने दें। और आपने जो आपकी FIA वगैरह अभी तक बातें ज़्यादा हैं, ये धारणा इनकी तरफ से PTA से ज़्यादा आ रहा है, हमें एक्शन नहीं नज़र आ रहा अभी तक के इनके किसी एंटी करप्शन ने, FIA ने कोई हाथ डाला हो। आमिर साहब ने बड़ा तफसील से खैर वो सऊदी बेल आउट पे बात की, मैं बात करता हूँ उस पर। लेकिन जो अहम चीज़ें इन्होंने की ना, वहाँ से थोड़ा सा उसको शुरू करते हैं। जो नैब वाली बात की है, लास्ट टाइम भी इन्हीं के साथ ये मसला हुआ था। आपको याद है जब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया था, उसका क्रेडिट जो है ना वो इन्होंने ले लिया था। एक हमारे यहाँ पे तर्जमान फेडरल हुकूमत ने ले लिया था, एक फयाज चौहान साहब ने ले लिया। मुकाबला लगा होता है कि हमने करवाया, उन्होंने हमने पकड़ा, उन्होंने ECL में डाल दिया। और वही वाली बात जो आप कह रहे हैं, नैब का तर्जमान कहीं पे नहीं था और लोगों में ये तस्वर गहरा हुआ है कि शायद जो कुछ भी कर, हो सकता है इनका वोटर बड़ा खुश हो,
अगेन क्योंकि उनके वादे हैं उनके साथ जी हम आएंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो आज भी वो इमरान खान वो तकरीर कर रहे थे, वो बेसिकली तो वो अपने वोटर को बता रहे थे क्योंकि वोटर की बात पसंद करते कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसकी जो इम्प्लीकेशंस आ रही है वो यही आ रही है कि ऐसा ऐसा ये तस्वीर गहरा होता जाएगा। नैब जो है ना, ये टूल है, एक अकाउंटेबिलिटी टूल है, जैसे जनाब मुशर्रफ ने यूज किया, जैसे गवर्नमेंट यूज करती, अब वही तस्वीर ये लोगों को अब आप आके खुद देना शुरू हो गए। इसमें मेरा ख्याल चेयरमैन नैब को थोड़ा सा वो जो उनकी अथॉरिटी थी यकदम हम ये महसूस कर रहे हैं कि वो नीचे चली गई है, और चेयरमैन नैब वो हुकूमत खुद लग रही है। जो बात आप कह रहे हैं कि ये तस्वीर देना, वो मान लेते हैं कि आपकी कमिटमेंट है, आपने की है, आपको करना भी चाहिए, लेकिन अगर आप ये मुसलसल पहले चेयरमैन के साथ मुलाकात हुई, नैब चेयरमैन के साथ, मैं ये समझता हूँ नैब चेयरमैन को नहीं मिलना चाहिए था। वहां से आपने पूरे का पूरा रूम दिया, और फिर आपको याद होगा कि इमरान खान ने कहा भी था सहाफियों से मुलाकात में कि आप इंतजार करें, आने वाले दिनों में बड़े सारे लोग गिरफ्तार होंगे। इट मीन्स कि चेयरमैन नैब ने उनको इन्फॉर्म बताया था, उनको ब्रीफिंग के बाद मिल रहे थे, चेयरमैन नैब से मुलाकात के बाद उन्हें सहाफियों को बताया कि जनाब के बहुत सारे लोग गिरफ्तार होने वाले हैं। सो चेयरमैन नैब पे बड़े सवालात ये खड़े हो जाएंगे कि हजूर आपने अगर गिरफ्तार करने भी हैं तो फिर आप इस तरह की ब्रीफिंग जाके देंगे और वो इस्तेमाल की जाएगी तो फिर तो कल को आपके लिए मसाइल खड़े होंगे। हम चाहते हैं कि इन तमाम लोगों को सजा मिले, लेकिन मजलूम ना बन जाए। आप क्या कर रहे हैं, वक्ती तौर पर तो आपको ठीक है कोई इसका बेनिफिट मिल जाता है, बल्ले 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 हो जाती है, हमारा एक हमारे पंजाब का कल्चर सबसे ज्यादा है वो बल्ले बल्ले जी, वो बिल्कुल छा गए हैं जी, क्या बात है आपकी। लेकिन इसके इनको फायदे दीगर इनको जगहों पे होंगे, इनको पब्लिक को अपने सिंपैथी पे यूज करेंगे। एक स्टेज पे तो पब्लिक एंजॉय करेगी इस तमाम को, नारे को, स्लोगन्स को, वाह वाह जी बहुत अच्छा हो रहा है। एक स्टेज पे उन्हें फील होना शुरू हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान में मजलूम बनना बड़ा आसान है, और फिर वो लोग आपको मिसालें देना शुरू कर देंगे ये हो रहा है। अब आते थोड़ा सा जो आपने बात की ना ये नैब पे, सॉरी ये इस पे सऊदी अरेबिया पे, आज उन्होंने साथ में बड़ा क्लियरली बई भी कर ले जिस पे कोई बात नहीं, वो है IMF। कि हम IMF के पास जा रहे हैं। सऊदी बेल आउट जो है वो आपको ठीक है डेफर बेसिस पे वो सिर्फ पेट्रोल की बात में आपको या डीजल वटेवर वो है उसमें रिलीफ, वो कितना रिलीफ है मैं आपको फिगर देना चाहता हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो पाकिस्तान को अभी भी बड़ी अमाउंट चाहिए, जो बात आप कह रहे हैं ना। अब चाइना क्या करता है, अब चाइना वो ज्यादा से ज्यादा ये करता है पाकिस्तान चाह के ये बिल्कुल गिर ना पड़े, ये तैरता रहे थोड़ा थोड़ा जब तक रेस्क्यू कहीं से सऊदी अरेबिया ना करे, IMF ना। चाइना इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, हमारे इन्वेस्टमेंट से मुराद है कैश नहीं देता, कैश देते तो $60 बिलियन कैश हमें दे देता कि ये आपका लोन है, ये रखें अपने बैंकों में। हम तो पूरी दुनिया को उल्टा आगे लोन दे रहे होते, अगर $60 बिलियन हमें ट्रांसफर होता सिपैक का। चाइना क्या करता है, वो $500 मिलियन, $1 अरब, $1.2 बिलियन स्टेट बैंक के साथ रखा देता है, इस्तेमाल नहीं करना। मतलब मैं तो ये सऊदी अरेबिया का भी $3 अरब सिर्फ रखवा रहे हैं। आप कौम को बताएं ना, मैं बताऊंगा तो कौम को ज्यादा शिकायत हो जाती है। आप बताएं ना $3 अरब जो उन्होंने दिया है वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, 1 साल के लिए रखवाया है रिजर्व में कि बाहर की दुनिया को ये बताने की हमारे रिजर्व्स हैं अभी। और अब उसकी डिटेल नहीं आ रही कि उसके साथ सुने कुछ सूद भी आपको वापस करना पड़ेगा, डिटेल आनी बाकी। आई होप कि इमरान खान जैसे कहते थे कौम से शायद नहीं, शायद वो पार्लियामेंट के साथ डिटेल आई होप के शेयर करेंगे किन किन शरायत पे चीजें हुई हैं। खैर एक चीज, दूसरी बात है अब आपको आमिर साल का मुझे याद आ रहा है कि मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर दूं। जब सऊदी अरेबिया ने पहले दिया था पाकिस्तान को ऑयल, ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, फॉरेन ऑफिस के हैं कुछ ये पहले के, उसमें मजे की चीज़ है उस वक्त डायरेक्टर जनरल गल्फ रीजन थे नजीब दुरानी, इन्होंने एक लेटर लिखा था सेक्रेटरी ये फाइनेंस को, ये लेटर लिखा था 2008 मार्च में, जब ऑलमोस्ट पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही थी और मेरे ख्याल गिलानी साहब जा रहे थे सऊदी अरेबिया, सेम रिक्वेस्ट के साथ कि हमें तेल दिया जाए और हमें वही जब भी मुश्किल में पड़ते सऊदी अरेबिया के पास। उन्होंने मैं वो आके बाकी फिगर तो देता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साल का हमें कितना रिलीफ मिलना है। सो मैं कहता हूँ हमें बड़ी अमाउंट चाहिए। चाइना हमें ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी भी काम कर लेगा, $2-3 बिलियन से ज़्यादा नहीं देगा, चले मान लिया 5 भी देगा। ये खुद फवाद चौधरी कह चुके हैं कि पाकिस्तान को $13 बिलियन चाहिए इस साल, $13 बिलियन। अब सऊदी रिलीफ कितने आमिर मैं बताऊं, जुलाई हुई ये 1900, अगर ये जरा थोड़ा कागज दिखाएं स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब, जरा दिखाएं इंपोर्ट ऑयल की सऊदी अरेबिया से हुई थी, ये 98 से लेकर 2004 तक। तो 98-91 में उस वक्त पाकिस्तान को $375 मिलियन एक साल का जो रिलीफ मिला था, ये जहन में रखें। सो आपको $375 मिलियन का रिलीफ एक साल में। 1999 2000 में 30 आपके 3 मिलियन आपके बैरल थे और आपको मिला था $785 मिलियन का। 2001 आपको 25 मिलियन बैरल, वो $682 मिलियन आपको डॉलर का आपको रिलीफ मिला। सो टोटल रिलीफ में बता रहा हूं पाकिस्तान को जो मिला था, सबसे बड़ा जो रिलीफ था आमिर, वो आप कह सकते हैं वो इनको मिला था ये $785 मिलियन का एक साल में 99-2000 में। हम कहते हैं 750 से नहीं $1 बिलियन तक ले जाएं। $1 बिलियन की आपको मान ली कि इंपोर्ट आपका बिल कम हो गया, वो सेविंग हो रही है आपकी।
अब $1 बिलियन से तो आपने जाकर दुनिया को $13 अरब आपने वापस करने कैसे देंगे? चाइना में आपको फिर कह रहा हूं, चाइना ने हमें डॉलर देने होते, सिपैक का डॉलर हमें भेजता। सो पाकिस्तान को अभी भी अगर कहीं और मुल्क से इमरान खान मलेशिया की तरफ भी हिंट है, शायद यूएई कतर का भी कुछ हो, वो कह रहे थे एक और काम करें, उसने हमारा $800 मिलियन देना है, उसका इत्तलात वाला $800 मिलियन लेकर बैठा यूएई, वो मेहरबानी करें वो ले ले, सेटल करने जा रहे हैं मोर और लेस। वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो वो वही बात है कि जो हमारा पैसा है दुनिया हमें देने को तैयार नहीं है। हमने जिसका देना है वो हमारे घर पे आके ना वहां पे चारपाई डाल के कहते रात का खाना भी खिलाओ। और आपने वक्फे में जाना, सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं इसमें कि आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि माजी में ऐसा ही होता रहा, मगर मुझे जो याद पड़ता है मेरा 5-6 बिलियन का शायद हमारा इंपोर्ट बिल है। ये हमारी स्किल है कि हम किस तरह ये प्लान करते हैं कि ले पाते हैं कि बाकी ऑर्डर, उसके लिए कुछ महीने लग जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर ऑफर है अप टू $3 बिलियन इन 1 ईयर। मैं कह रहा हूं ऑफर है 3, मैं उस पे नहीं जा रहा। ऑफर क्या है? कैपेसिटी के इश्यूज हैं। मसला यह कि टोटल जो सऊदीज ने दिया था 148, इनको 148.7 मिलियन बैरल्स दिए थे उन्होंने, तकरीबन आप कह सकते 98, ये 98 ये तो पुराना है ना, बहुत पुराना है। बता रहा हूं, डेफर्ड बेसिस पे बता रहा हूं ना, कि उस वक्त में सऊदी ने डेफर्ड बेसिस पे दिए थे। ये 98 से लेके 2004 तक डेफर बेसिस पे थे। मैं ये बता रहा हूं कि साल में कितना रिलीफ मिल सकता है डॉलर्स का, मैं वो बता रहा हूं कितने आप सेव कर सकते हैं। उस वक्त मैक्सिमम था $785 मिलियन था, अब आप एक साल में $1 बिलियन कर सकते हैं। सो $13 बिलियन का जो आपने गैप फिल करना है, वो चाइना तो आपको $13 बिलियन नहीं देगा कि आप IMF के पास अगर आप जा रहे हैं, आपको चाइनीज मैक्सिमम 1-2 अरब दे देंगे, चलो मलेशियन देगा, फिर भी मेरा ख्याल एस्टिमेट है आपको $5 से $6 बिलियन का IMF से अभी भी बेल आउट चाहिए। 3-3.5 बिलियन का जो फिगर आ रहा है ना, कि जो है ना रफली इतने का गैप आ रहा है, मुझे बिल्कुल ऑफ द कफ मैं कह रहा हूँ, जो 1-2 लोगों से बात किया, 3-3.5 बिलियन के करीब जो है ना IMF से बेल आउट पैकेज है। ठीक है, फिल वक्त छोटी सी ब्रेक की जाने बढ़ जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अवाम को छत फराहम करने के दावे किए जा रहे थे मौजूदा हुकूमत की जानिब से, क्यों उन्हें खुले आसमान तले लाने पर तुल चुकी है, और इसके साथ साथ नैब ने आखिर पाकिस्तानी हुकूमत से कौन सा बड़ा मुतालबा कर दिया है। कल यानी जुमेरात को कैबिनेट इजलास में क्या अहम एजेंडा होगा, वो भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से कबल हमारे इसी एजेंडे में नैब से मुताल्लिक बात हो रही थी। क्लासेस साहब, कल यानी जुमेरात को कैबिनेट का इजलास भी होने जा रहा है, तो नैब का वो मुतालबा तो जरा कौम के साथ शेयर करें जिसके ऊपर गौर किया जाएगा। कल मेरा ख्याल है कि क्योंकि इमरान खान और उनकी कैबिनेट के कुछ लोग होके आए हैं वहाँ से सऊदी अरेबिया से, एक तो इस पर मेरा ख्याल है यकीनन वो कैबिनेट के साथ उस पर डिस्कशन तो होगी, नॉर्मल सी बात है। लेकिन मैं जो कल जो 5 पॉइंट वो एजेंडा आ रहा है आमिर साहब, उसमें जो मुझे नज़र आया सबसे बड़ा जो एजेंडा है, जो हालांकि इश्यूज तो बड़े जहाँ पे ये डेली बेसिस पे बहुत सारे हमें बताए जाते हैं, हम देखते भी रहते हैं। सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि नैब के जो अफसरान हैं वो कहते हैं हमें सरकारी पासपोर्ट दें। हम पिछली हुकूमतों ने बैन किए हुए थे। सबसे बड़ा एजेंडा जो है ना, पर्क्स एंड प्रिविलेज रहते हैं, और नैब का जो है वो लगेगा कि जी उनके साथ डंडी मारी जा रही है, डंडी मारी जा रही है। उन्होंने कहा जनाब कि इस वक्त जो कल कैबिनेट का सबसे बड़ा एजेंडा है वो ये है कि नैब के अफसरान जो हैं उनको सरकारी पासपोर्ट देने हैं या नहीं देने, एक तो ये है। दूसरा साथ में जो उनका उसकी मैं डिटेल बताता हूँ नैब की जो इसकी डिमांड है। दूसरी जो बड़ी वो होनी है कल ये पार्लियामेंट ने देनी है, वो चेयरमैन हैवी इंडस्ट्रीज़ ये टेक्सला जो है इसका उन्होंने चेयरमैन लगाना है। और उन्होंने ये कहा है कि जनाब के कल जो कैबिनेट के साथ चीज़ें यहाँ शेयर की जाएंगी, कैबिनेट को बताया जाएगा कि लेफ्टिनेंट जनरल जो है लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला डोगर साहब, इनको चेयरमैन लगाया जाए, इनको हैवी इंडस्ट्रीज़ कम्प्लेक्स का टेक्सला का जो है। तो और उसमें बताया गया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने नॉमिनेट किया है, वही करते हैं, उन्होंने नॉमिनेट किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला डोगर साहब जो है ना उनको लगाया जाए, उनको आप लेके चेयरमैन उनको लेके पे आए। दूसरे जो है बड़े मेरा ख्याल है कोई बस ठीक है, एक मेरा ख्याल रेगुलर सी बातें हैं कि कुछ 1-2 MOUs हैं आमिर साहब, MOUs हैं, कोई उन लाइब्रेरीज के हैं, कोई थोड़े से लिटरेचर के हैं। तो ये 2-3 उसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट जो बात थी वो है उसकी नैब की। नैब ने बड़ा केस अपना तैयार किया आमिर साहब। उन्होंने बताया है कि जनाब के पूरे पाकिस्तान के जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनके पास सरकारी पासपोर्ट हैं, तो हमें सरकारी पासपोर्ट नहीं दिया जाते, सो लिहाजा हमें भी सरकारी पासपोर्ट दिए जाएं, ताकि हमने दुनिया भर में जाना होता है। और जिस तरह वैसे तो वीज़ा सरकारी पासपोर्ट के बगैर देता नहीं, बस प्रोटोकॉल का शौक है, वो कह रहे हैं सानू भी डिप्लोमेट बनाओ। बहरहाल उनको अब उनका एक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कह रहे हैं कि जनाब हमने जाना होता है, करप्शन की हमने चीज़ें ढूंढनी होती हैं,
हमने जाके सेमिनार्स अटेंड करने होते हैं, और फिर भाई आप वैसे कह दें आपको अगर मिलना चाहिए भाई, उन्होंने फिर यूएनओ के बाद जाके कन्वेंशन को ढूंढे हैं कि जिसके तहत हमें पासपोर्ट मिलने जरूरी है, क्योंकि हमने उनकी कॉन्फ्रेंसेस में जाना होता है यूएनओ की। फिर सीधी सी डिमांड करें, हुकूमत से बनती है आपकी कि जनाब बाकी सरकारी मुलाजमीन हैं, अफसर हैं, उनको दें, हमें क्यों नहीं दे रहे हो? एफआईए भी मांगेगी कल को, वो पुलिस वाले होगा मेरा ख्याल में, ये मैनुअल है पूरा, मैं कल बता दूंगा कौन कौन से मैनुअल में आते हैं जिनको सबको मिलते हैं सरकारी पासपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट डांट रही है, हम रोना रोते हैं कि नैब की परफॉर्मेंस नाकाफी है, तो वो और पर्क्स और प्रोटोकॉल मांग रहे हैं। और कैबिनेट का मुझे नहीं समझ आ रही कि इन्होंने एजेंडे का वो ये मेन सबसे बड़ा जो 5 नुकाती एजेंडा है, अगर मैंने जो मतलब वो किया है, ये मुझे पता चला सबसे बड़ा एजेंडा कैबिनेट का ये है कि नैब के अफसरान को कल सरकारी पासपोर्ट दिए जाएं या ना दिए जाएं। आज नैब के सारे अफसरान जो हैं, मुलाजमीन सारे, आज रात मेरा ख्याल है वो इसी में दुआ मांगते ही गुजरेंगे कि हमें मिल जाए। नहीं, एजेंडे पे आ गया तो वो अप्रूवल भी होगा, फिर अप्रूवल होगी। और बाकी बात वो जो नैब की आपने इसका फैसिलिटेशन से कोई ताल्लुक नहीं कि इससे कोई उनकी काम में फायदा होगा, सिर्फ ये है कि वो जरा शबा जिसे कहते हैं लाहौर में शबा प्रोटोकॉल रोक पड़ेगा कि हम भी बहुत बड़े अफसर हैं। वो ये कहते हैं जी हमें वीजे लेने में मसले होते हैं, डिले हो जाती है, हमने फौरी तौर पर बंदों को जाके गर्दन से उनको दबोचना होता है दुबई में, लंदन में, कहीं पे, लिहाजा डिले हो जाती है वीजे में, फौरी तौर पर हमें सरकारी पासपोर्ट दें। सो कल पाकिस्तान की जो कैबिनेट का इजलास हो रहा है, सबसे बड़ा मेन एजेंडा जो मुझे नजर आया सर कि वो नैब के अफसरान को वो देना है। मेरे लिए जो है ना सबसे अहम बात ये है कि ये कहना पड़ता है कि इमरान खान जो भी कहें मेहनत बहुत कर रहे हैं, वो सुबह से लेके रात तक मेहनत कर रहे हैं, जो कि नवाज शरीफ के दौर में सबसे बड़ा मसला ये था कि 4 सालों में 300 छुट्टियां थी, 1 साल तो वो छुट्टी पे ही रहे, और वो एक मजाक ही बना रहा था वो कि जाते जाते लंदन 2-2, 3-4 दिन पड़े रहते थे, और 8-8 महीने इजलास नहीं होता कि इजलास हो रहे हैं और वो अटेंड कर रहे हैं, और ये बीच में कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मोदी का सबसे ज़्यादा यही मशहूर है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक तो है ना उनकी मीटिंग्स नहीं ख़त्म होती, तो ये भी जोर लगा रहे हैं। साहब से याद आया, मैं उनकी बुक पढ़ा था एक, तो उसमें लिखा हुआ था नेहरू साहब के बारे में। अब आपने बात की तो चले रेफरेंस से मुझे याद आ गया। तो नेहरू साहब जब अपने पीएम सेक्रेटेरिएट से निकले तो शाम का टाइम था, तो किसी उसकी बत्ती जल रही थी, कोई उनके सेक्रेटरी की, किसी की जो उसका फेडरल सेक्रेटरी थे इंडियन हुकूमत के, मैंने किसी बुक पे पढ़ा ये वाकया जो है। तो उन्होंने कहा कि ये किसका ये दफ्तर अभी तक वो चला, उन्होंने कहा सर वो फलां फेडरल सेक्रेटरी हैं, रात गए तक वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं। अच्छा। तो नेहरू साहब का बड़ा मशहूर वो जुमला है, उन्होंने कहा जनाब जो 5 बजे तक अपना काम पूरा नहीं कर रहा ना, तो वो मेहनत नहीं कर रहा, वो एफिशिएंसी दिखा रहा है। तो लिहाजा आप उन पर मोदी साहब पर भी बहुत बड़ी तनकीद है। नेहरू साहब का जुमला है, उसने कहा सुबह 9 से 5 तक जो अपना काम पूरा नहीं कर सकता ना, मैं सरकारी अफसर की बता रहा हूँ, तो फिर वो एफिशिएंसी दिखा रहे, तो इस एफिशिएंसी का मुझे कोई फायदा नहीं है। आपने मोदी साहब की बात की, मुझे उनसे वो डायलॉग याद है, 9 बजे जाए, बहुत 8 घंटे बड़ा टाइम होता है। सही कह रहे हैं आप। ये ईसीसी की मीटिंग में आज फाइनली जो है ना उन्होंने अवाम पे महंगाई का बम फेंक दिया है, जो कि 2 महीने में रुका हुआ था, कि बिजली का 1 रुपया और 18 पैसे जो है ना वो बढ़ गया है, जो 300 यूनिट इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, और 15% जो है 300 और 700 के दरमियान यूनिट इस्तेमाल करेंगे। तो हालांकि नेपरा ने तो 3 रुपये और 90 पैसे का कहा हुआ था, तो जितना बताया जा रहा था कि वो उससे तो कम है, मगर अभी ये 3-4 रोज़ पहले ईसीसी की मीटिंग में ये बताया गया था हमें कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये पहले जनाब चोरों को पकड़ा जाए, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के वो अवाम ही चोर है ना, तो पकड़े गए वो जो है ना, नहीं अवाम से बड़ी चोर हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, वो वापडा के मीटर रीडर, और वो जो जिसे कहते हैं ना एक ने 4-4 मीटर लगाए में वो इंडस्ट्रियल चोर। तो उन्होंने कहा जी उनको पकड़ें, अवाम को ना पकड़ें। तो वो लगता है कि वो आपके बकौल जकूटास के नरगे में आ गए हैं। इस मीटिंग में उन्होंने ईसीसी को कहा कि जनाब ये बड़ा लंबा काम है, इस पे तो जनाब $5 बिलियन और लगेंगे, हमारे पास तो पहले ही पैसे नहीं है, तो ये होता रहेगा, लंबा काम है, ये नहीं है। बेसिकली ये समझे कि ना ही समझें। सो वो जो पॉलिसी थी कि कम से कम हमें बता दिया जाए, टाइम लाइन दे दी जाए कि इतने अरसे में हम चोरों को पकड़ लेंगे, बिजली की चोरी के, डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम के, ट्रांसमिशन को ठीक कर लेंगे। वो टाइम लाइन अभी नहीं आई है, पर उन्होंने बम ये पहली किस्त दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कुछ अरसे बाद सेकंड भी आएगी। गैस पहले आ चुकी है, तो ठीक है, अच्छा कि एक्सप्लेन कर दिया कि पीछे
उनकी लेगेसी आ रही है, मगर और लोगों को तैयार हो जाए। पर आम आदमी को जो है ना, ये बिल्कुल ये अच्छा किया इमरान खान ने, समझा दिया, मगर समझना इतना आसान नहीं होता कि गैस की लोड शेडिंग जब अगले महीने से शुरू होनी है, दिसंबर से 61 बिलियन के टैक्सेस हैं गैस आ नहीं रही होगी और बिजली और गैस का बिल 20-25 हज़ार रुपए का आएगा। उस वक्त आदमी को इमरान खान की तकरीर याद नहीं आती, उसको अपनी तकलीफ जो याद रहती है। अच्छा जुमला है, वैसा ही लाइक इट। सर के इमरान की उनको तकरीर नहीं याद रहेगी, तकलीफ याद, अपनी तकलीफ होगी। अभी गैस की कीमतें बढ़ाई, हमने बताया पिछले हफ्ते हमने स्टोरी की थी। अभी इन्होंने ये अक्टूबर से आपको दिसंबर तक के लिए इन्होंने लगाने हैं यहाँ पे 21 अरब रुपए के टैक्सेस गैस के। अगले के लिए मार्च से लेके अगला जो आपका समर सीजन आ रहा है 41 अरब उसके हैं। सो टोटल जो है आपके 61 बिलियन रुपीस के गैस के अलहदा टैक्सेस हैं, ये सिर्फ बिजली के हैं। आमिर साहब, सवाल ये है कि जब वो यहाँ पे आते हैं, आपको याद है ये इन्होंने मशहूर ज़माना तकरीर की थी असद उमर साहब ने कौमी असम्बली में। आज फिर दिखा दें तो नाराज़ हो जाएगी पूरी कौम कि असद उमर साहब की तकरीर आप फिर क्यों दिखा दी है। ये अभी की बात है, थोड़ा कुछ अर्सा पहले, कि असल वो जिसका रेमंड में मकान है, वो क्या कहते थे, ये उसका पाकिस्तान है। रेमंड में जिसका मकान है, रायमंड में मकान है, ये उसका पाकिस्तान है। लुट गए, फला कर गए, बिजली में ये जो वो। खैर आप असद उमर साहब को होप याद होंगे। इमरान खान साहब ने आपको याद होगा, उन्होंने तो वो आग लगा दी थी बिजली के बिल को। खैर वो कहते हैं ना, अब एक तो ऊंट पहाड़ के नीचे आते तो हुकूमती मजबूरियां समझ आना शुरू हो जाती हैं, बगैर टैक्स लगाए काम नहीं चलता। मेरी एक ही वरी रहती है आमिर, जिससे पाकिस्तान में ये सोशो इकोनॉमिक इशू या आपके समाजी मसाइल, करप्शन बढ़ेगी, लोग एक दूसरे को लूटना शुरू कर देते। भाई मेरी तनख्वाह जो हमारे कैमरामैन साहब बैठे हैं, इनकी तनख्वाह तो फिक्स है, इनकी तो इदारे ने तनख्वाह नहीं बढ़ाई ना। मुझे समझाएं कि वो बिजली के आपने रेट बढ़ा दिए, मान लेते हैं आपकी मजबूरी है, गैस के बढ़ा दिए, मजबूरी पिछले लूट के निकल गए पतली गली से, ठीक है। और मुझे ये बताएं कैमरामैन, एक हमारा यहाँ पे LNE के हमारे एडिटर्स बैठे हैं, दूसरा स्टाफ बैठा है, यहाँ पे गनमैन खड़े हैं, मैं उनकी बात करूँ, हम अपनी बात नहीं कर रहा, चलें चलो हमारी हड्डी पसली है, हम दे लेंगे, फेयर इनफ। और मैं आम आदमी की तरह बात करूँ जिसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई, वो जो हर महीने का अगर आ रहा है डिफरेंस आएगा बिजली गैस मिला से 2 का, वो कहां से एडिशनल पैसा लाए? उसकी तो इनकम सेट हुई है, 15,000 है, 25,000 है, 30,000, 40,000, इतनी तनख्वाहें होती हैं सबकी। मुझे नहीं समझ आती वो क्या करेगा, वो फिर 2 नंबरी करेगा। रियासत को सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों पे आप टैक्स कर रहे हैं, जिनकी तरफ जा रहा है, जब उन पे एडिशनल बर्डन जाएगा, वो अपना एडिशनल बर्डन किस पे शिफ्ट करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किसी के पास पॉलिसी नहीं है, और पर्टिकुलरली ब्यूरोक्रेसी के पास नहीं है, हुक्मरानों के पास नहीं है। हम जो जा रहे हैं, मतलब मुझे जब ये बता 61 बिलियन रुपीस का टैक्स आ रहा है सिर्फ गैस का। अब इसकी मुझे नहीं बताया गया कि इसके कितने के इसका वॉल्यूम बनेगा इसका टैक्स का। जब $200 बिलियन का तकरीबन वो कह रहे हैं कि 200 अरब रुपए, 2 रुपए बढ़ाते ना तो 200 अरब रुपए आने थे। आप मुझे बताएं 200 अरब रुपए, 2 रुपए बढ़ाते हैं, 2 रुपए नहीं बढ़ाए, कम बढ़ाए हैं। अच्छा फिर चलो 100 अरब कह लेते हैं। अगर 100 अरब रुपया जो है आपने तो बर्डन ट्रांसफर कर दिया, एक कैमरामैन पे भी कर दिया, फलाने, आजकल हर घर में पंखा और लाइट जले ना, 250-300 यूनिट उसके हो ही जाते हैं। अब बड़ी जल्दी से जो मीटर इन्होंने चाइना से मंगवाए थे ना, वो दिन रात वो अपनी तस्बीह पढ़ते रहते हैं, वो बड़ी तेज चलते हैं। ये भी इमरान खान की तस्बीह से बहुत ज्यादा तस्बीह तेज चलती है। अगेन ये हुकूमतें फ्रॉड करती रही हैं कि लोगों को इस तरह लूटो को जरा ना यूनिट को तेज कर दो। मेरी जो वरी है मेन, कि आप मुझे बताएं 100 अरब रुपया बिजली का, और साथ में आपको 61 रुपए के आपके टैक्सेस इसके गैस के, ये नए टैक्सेस है, पुराने पिछले हैं, अभी ये लगने हैं। असद उमर ने जो पहले बढ़ाए थे वो एडिशनल जो 154 बिलियन का मैं बताया था, 97 अरब के वो टैक्सेस थे। मुझे बताया जाए ये 300-400 अरब जो है विद इन आपके नेक्स्ट 6 मंथ जो है, ये पाकिस्तानी लोग कहां से लेंगे? चलो कारोबारी की समझ आई है कि वो रेट बढ़ा देगा, चाय के रेट बढ़ा देगा, वो कॉफी के रेट बढ़ा देगा, कि इन लोगों ने जेब से नहीं देना। आप कहते रहे कि हमने इंडस्ट्रियलिस्ट को हमने किया है, आप कहते रहे कि हमने बिजनेसमैन को किया है, हमने शॉपकीपर को किया है। शॉपकीपर जो है वो कंज्यूमर को शिफ्ट करता है सारे का सारा बर्डन। सो ये वरी होनी चाहिए कि पाकिस्तान के लोग 300-400 बिलियन कहां से अरेंज करेंगे, उनकी फिक्स और स्पेशली जिनकी फिक्स इनकम्स हैं, जो वो शाम सुबह नहीं कर रहे, मिडिल क्लास ज्यादा मारी जाएगी। 300 और 700 यूनिट जो है ना, इसमें बेचारे सैलरीड क्लास जो है, बच्चों को स्कूल क्लास, लोअर मिडिल क्लास मारी जाएगी। वो बर्गर खाना छोड़ दें, गोश्त खाना छोड़ दें, बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दें, वाले तो छोड़े, इसके अंदर रोटी जो खाने वाले हैं वो भी मारे जाते हैं। उनके लिए वरीड है। रियासत को उनका सोचना चाहिए कि हम जो 400 बिलियन रुपए इनकी जेब से निकालने वाले हैं, जो भी रीजन है आपके पास, तो उनको कहां से 400 अरब आएगा कि आपको देंगे? दैट्स द मेन क्वेश्चन फॉर मी। मेरा सिर्फ सवाल जो टाइमलाइन का मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं, ब्रेक बस ये है कि ये टाइमलाइन दे दें। उन्होंने भी 5 साल लगा दी थी। इमरान खान साहब आज कह रहे थे कि 5-6 माह मुश्किल हैं। मुझे 5-6 साल नहीं, 5-6 महीने नहीं, 5 साल मुश्किल लगते हैं। हमें टाइमलाइन बताएं
कि उसमें आपने जो एनर्जी पॉलिसी है जिसके अंदर आपने फ्यूल सब्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जांपल तेल जो है, मुझे ये डर है कि ये जो सऊदी तेल आएगा उन्होंने कहना है एलएनजी पहले ही नहीं ला रहे, सस्ती जो फ्यूल है, इसी बहाने तेल माफिया ने कर लें, तो हमें वो अपना फार्मूला दे दें, सोल्यूशन दे दें कि ये सोल्यूशन है, इतने अरसे में 6 माह में हम ये इसको कंट्रोल कर लेंगे, 1 साल में कर लेंगे, टाइम लाइन दे दें कि आपकी पॉलिसी क्या है चोरों को पकड़ने की। आपको दी थी, आप भूल रहे हैं। जो सहाफियों की मीटिंग हुई थी ना, उसमें उन्होंने कहा था कि 3 महीने बाद सारी चीजें ठीक होंगी। आप मुझे कुछ नहीं कहना। 6 पे जा रही है, 6 से मुझे लगता है ये 5 साल तक चली जाएगी। उन्होंने तो आपको बता दिया था, आपको याद नहीं है। 5 साल में नहीं हो सकी, इनका भी कोई टाइमलाइन नहीं आ रही। क्या हो सकता है। बिल्कुल, ब्रेक की जाने बढ़ जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि मुल्जिम इसहाक डार की अहलिया तबस्सुम इसहाक डार इस वक्त एहतसाब अदालत में दरख्वास्त लेकर पहुंच चुकी हैं कि उनकी तमाम जायदाद जो इसहाक डार की जब्त की गई है, वो उनका जो घर है, उनकी मलकियत है, उसकी तहवील में उन्हें दिया जाए। आखिर किन बुनियादों पर ये दरख्वास्त लेकर गई है, इससे मुतालिक बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्वार्टर्स कराची का जो इलाका मैदान जंग बना रहा, उसकी जिम्मेदारी का सेहरा आखिर कौन अपने सर को सजाएगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। छोटी सी ब्रेक, साथ रहिए। ब्रेक से वापसी पर एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में हम खुशामदेद कहेंगे। क्लासा साहब, जुल्फी बुखारी पर नाहली की जो तलवार लटक रही है उससे मुतालिक बात करेंगे, मगर उससे पहले यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की बात करना जरूरी है कि ये तबाही के दहाने पर पहुंच गया। सैकड़ों लोग अभी धरना दिए बैठे, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। आखिर किस तरफ चीज जा रही है कॉर्पोरेशन? अब ये एक तो जुल्फी बुखारी साहब को जरा वो देख लें कि वही वाली चीज़ें ना जो वहाँ पे पहले होती थी, कि पिछली हुकूमतें हमने देखी, वही काम हो रहा था। आपको गिलानी साहब के दौर का याद होगा, गिलानी साहब ने अदनान ख्वाजा साहब को लगाया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया था सर। वो फिर उनको मेरे ख्याल शाम तक उनको नोटिफिकेशन विड्रॉ करना पड़ गया था। हुकूमतों का ये काम होता है, स्टाइल होता है। फिर हमने नवाज शरीफ साहब को देखा, उन्होंने भी यही काम किया, शुजात अजीम को लगा दिया। अब मुझे बताएं, किसी पाकिस्तानी सियासतदान को नहीं पता कि कानून क्या कहते हैं? कानून में निकाल देना कि फ्री फॉर ऑल है जनाब। दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे कोई भी बंदा बाहर से आकर नेशनलिटी उसकी बहर हो, बच्चे बहर हों, उसके घर बहर हों, जो भी करे यहाँ पे आके होते, आपका कानून कहते हैं कि नहीं लग सकता। इंडिया में यही कानून है ऑलमोस्ट। इंडिया में तो वोटिंग राइट्स भी नहीं दिए उन्होंने सर। इंडिया में तो नेशनलिटी नहीं मानते आपकी। अगर अब जाके कुछ उन्होंने थोड़ी सी चेंजेस किए हैं। वो पहले कहते हैं कि अगर आप रेमिटेंसेस भेजते हैं, फेयर एनफ, आपकी बड़ी मेहरबानी, हमें बड़ी ज़रूरत है। इंडिया में तो मेरा ख्याल बहुत बड़ी अमाउंट जाती है रेमिटेंसेस की। उन्होंने फिर भी उनको आगे ना वोटिंग का राइट दिया है, बल्कि मेरा ख्याल जिन मुल्कों के साथ मुआहदे नहीं है, डुअल नेशनल भी नहीं, उस पे भी नहीं करने देते, नेशनल नहीं होता उनके। और वहाँ पे कोई रोला नहीं डालता। वहाँ पे कोई इंडियंस नहीं कहता जी हमारे साथ जुल्म हो गया, हम आपको इतने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना आपको रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो आप हमें ये नहीं करते, वो नहीं करते। मतलब वजीर लगना तो सोचे नहीं जा सकता। इंडिया ये हमारा हमसाया मुल्क है, जो दूर नहीं है। उसमें सरकारी मुलाजम भी उन्होंने चुन चुन के निकाले हैं और ठीक निकाले हैं। और अभी आपके पास सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं हम क्या करें, इस मुल्क को आपने वो कहते हैं ना जोरों का वो बना दिया, सॉरी गरीब की बेवा का आपने घर बना दिया, गरीब की जोरू बना दी, जोरू बना दिया। जिसका दिल चाहता है उसके घर में से दीवार उसकी गिरी हुई है, गुजर जाओ। पाकिस्तान को वही बना दिया है कि जो दुनिया भर के लोग आते हैं यहाँ पे रहते हैं, वो सरकारी अफसर हैं, चीज़ें हैं, नेशनलिटीज ले ली हैं उन्होंने, यहाँ से आकर लुट के उन्होंने मच मचाई है, बहर रहते हैं, आते हैं, छुट्टियां लेते हैं, फिर अपना 6 साल का 3 साल का पीरियड पूरा करके वापस आ जाते हैं, फिर लग जाते हैं, फिर लूटते हैं, फिर ले जाते हैं। अब आगे जुल्फी बुखारी साहब पे, इस पर हम आगे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ये जो इशू उनके पास फैसले पर भी है, भाई आपको पता है, खुद आप इसमें फख्र लेते हैं। इमरान खान आके खुद कहते रहे जनाब कि मेरा दोस्त जो जुल्फी बुखारी है ये ब्रिटिश नेशनल है, इसका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। और जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, कारोबार नहीं है, ब्रिटिश नेशनल, गुड फॉर हिम, जो भी उसका बिजनेस है वहां पे। अच्छा, आज तक बिजनेस का भी नहीं पता इमरान खान को कि मेरा दोस्त बिजनेस क्या करता है, इतने साल से दोस्त है। तो अब वो वहां पे डुअल नेशनल हैं, वो कहते हैं मैंने वजीर भी लगना है, वो फरमाइश है उनकी, फरमाइश पूरी कर दी गई है। अब ये फरमाइश है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मुझे ये बताएं कि हमारे ये चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब इसको कैसे बैठ कर रेगुलाइज कर दें, क्योंकि माजी में हम देख चुके, शुजात अजीम को उन्होंने वहां पे डिसमिस हुए थे। इससे पहले आपको याद होगा कि उसके पीपल्स पार्टी के दौर में 11 MNAs और MPs इसी डुअल नेशनल इशू पे हुए। अभी सादिया बासी और वो हुए हारून अख्तर साहब हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम इसको बचा लेंगे। आपको पहले दिन से एम्बेरसमेंट बाई नहीं करनी चाहिए, आपको लाज का पता है। अब साकिब निसार साहब की बड़ी मेहरबानी, एक वही रह गए हैं, कोई थोड़ी सी उम्मीद जहां से कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें बड़े बड़े लोग करते हैं तो साकिब निसार साहब उनको बैठ के पकड़ लेते हैं। नहीं तो यहाँ तो वही वाला साहब गरीब की जोरों का घर है,
दीवार गिरी हुई अंदर से गुजर है, के जिसका दिल चाहते अंदर से गुजर मैं जाओ। इसाक डार पे आता हूँ। इसाक डार साहब की बेगम साहबा ने आज उनके जो गुलबर्ग का आता है, उन्होंने कहा जी 88 में लिया गया था, 79 में उन्होंने मेरे हक मैन में मेरा कर दिया, और साथ में उन्होंने हजवेरी के कुछ अकाउंट्स का कहा कि एक अकाउंट जो है ना ये हमारा है, ये दे दें। मेरे पास ये गुशवारे पड़े हुए हैं उनके, इसमें उन्होंने खुद डिक्लेयर किया हुआ है क्लियरली कि ये मेरा घर है अपना। ये उनके सेनेटर के तौर पे जो लास्ट गुशवारे दिए हुए हैं, इसमें उन्होंने अपना जाहिर किया हुआ है कि ये मेरा, इस घर को भी बेगम साहबा कहते हैं मेरा है। क्लियरली जो बेगम साहबा के असासे हैं अलहदा दिखाए हुए हैं और अपने अलहदा दिखाए हुए हैं। अगर इसमें नहीं है और ज़बानी उन्होंने कुछ कह दिया है या बाद में ये ख्याल आ गया है, तो ये फिर उनकी मर्जी है, सब्जुडिस मामला, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाह रहा, पर मुझे हंसी आ रही है इस क्लेम के ऊपर। मगर इससे ये क्लियर हो गया कि इसाक डार साहब पाकिस्तान नहीं आने वाले। उन्होंने कैलकुलेट अकाउंटेंट है ना, बहुत पैसे की तो तकलीफ होती है, हालांकि अरबों रुपए के असासे हैं दुबई में और उनके औलाद के पास। ये कि उनको नजर आ रहा है कि मकान भी, ये भी किस तरीके से बच जाए, इससे क्लियर हो गया कि वो वापस नहीं आना चाह रहे हैं। और ये बहस रहती है कि वो अगर उन्हें वहाँ रहना है तो एक बेवकूफ़ाना सी बहस कि पोलिटिकल असाइलम लेंगे कि क्या करेंगे। तो मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि ये कानून आपको दिखा रहे हैं ब्रिटिश, ये जो कहते हैं ना रिनाउंस कर दिया है, बरतानिया के कानून में जब मर्जी रिनाउंस करें, ज़िंदगी में एक दफ़ा आप चाहे 1983 के बाद अगर आपने रिनाउंस की है तो किसी वक्त भी, अगर आप पागल ना हो, एक दो मिसाइल ना हो आपके साथ कि चोर डाकू ना करते पकड़े और पागल ना हो, तो आप वापस ले सकते हैं, रिनाउंसिएशन ले सकते हैं, ये उनके कानून में है। सो ये पहले ब्रिटिश नेशनल रहे हुए हैं, तो ये दोबारा ब्रिटिश नेशनल बन सकते हैं, इनको असाइलम की जरूरत नहीं। लास्ट 2 मिनट्स और 2 एजेंडास हमारे अभी पेंडिंग। लास्टली हमारे साथ यूटिलिटी स्टोर के 14,000 बंदे जो हैं इस वक्त वो इस्लामाबाद की सड़कों में बैठे हैं। इन धरनों का ये नतीजा निकल रहा है कि इस्लामाबाद की आबादी जो है ना सर 1998 में ये 10 लाख थी, अब माशाल्लाह 20 लाख हो गई है। कि अब आप उन लोगों के मसाइल नहीं हल करते, वो सारे कभी फाटा वाले बेचारे आ जाते हैं, कभी साउथ वाले आ जाते हैं, कभी यूटिलिटीज आ रहे, सारे के सारे इस्लामाबाद आते हैं, कभी इमरान खान धरना ले आते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं यहीं पे सेटल हो जाते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं। वो लंबी कहानी है, वो किसी डाटा मैं आपसे शेयर करूंगा कि शहर पे कितना बर्डन आ रहे हैं, लोगों के मान नहीं रहे। सेंसस के फिगर्स में आ गया कि हाईएस्ट ग्रोथ पॉपुलेशन का पिंड इस्लामाबाद में हुआ है। अब यहाँ पे आपको भिखारी ज्यादा मिलते हैं, एक लंबी कहानी हम किसी वक्त करेंगे, इस पे बात करेंगे। अभी ये बता दें, पता ये चला आमिर साहब पिछले 5 सालों में डीएमजी के ये 11 अफसर यूटिलिटी स्टोर के एमडी रहे हैं। 5 सालों में 11 डीएमजी के अफसरान एमडी रहे। हालांकि 3-3 साल की टेन्योर पोस्टों को, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 3 साल तक आप उनको लगाएं, जब तक कोई बहुत बड़ी कोई बम ना कोई आके कोई मारे तो आपने उसको नहीं हटाना। अंदाजा करें। और इनकी सारे का सारा, ये डीएमजी वाले कहते हैं हमारे दोस्त कि जनाब हम तो दुनिया के सबसे काबिल लोग हैं। ये काबिलियत बता रहा हूं सर कि आपका 2013 में जब नवाज शरीफ साहब आए थे, इसका प्रॉफिट जो है 3 बिलियन रुपीज था सर। आज उसका खसारा जो है सर अल्लाह के फजल से वो आपका दोबारा बढ़ गया है, और इनकी सालाना सेल 80 बिलियन रुपीज थी। आपको तो दुनिया भर में 27 बिलियन रुपीस का अब लाइबिलिटी है। ये 5 सालों में सर, 5 सालों में हो रही है। सो सवाल ये है कि ये डीएमजी अफसरान जो हैं इनको कुछ चार्जशीट करके पूछा जाएगा इन 11 लोगों को, और इसमें मोस्टली जो 2-3 तो फवाद वसीम मुख्तार साहब जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उनको पीएनडी का चेयरमैन पंजाब में पीटीआई ने लगाया हुआ है ना, ताकि वो मजीद सारे पंजाब के जिस तरह यूटिलिटी स्टोर्स का सत्यानाश किया है पूरे पंजाब के वो करके आमिर साहब अंदाजा कर लें कि वो जो 11 अफसरान है वो प्रमोशन लेके किसी और डिपार्टमेंट के हेड कर रहे हैं, जिन्होंने तबाह किया यूटिलिटी को। 14,000 बंदा गरीब का बच्चा जो है ना वो इस्लामाबाद के सड़कों में बैठा हुआ है, वो यहाँ पे रोला डाले, कहाँ से खाना खाएगा, कहाँ पे वो बाथरूम में जाएगा, कहाँ नहाएगा। अब 14,000 ऐड हुआ है आपका यकदम जो बैठा है, उनका कोई पता नहीं है कि उनका सैनिटाइज के क्या इश्यूज हैं, उनका खाना पीने का क्या हो रहा है, उन्होंने कहाँ वॉशरूम यूज करना है, कहाँ से पानी पीना है। 14,000 बंदा इस्लामाबाद में टिका बैठा है, चौथा रोज है, किसी को कोई परवाह नहीं। नईमुल हक साहब गए थे बेचारों, नईमुल हक की कितनी सुनी जा सकती है किसी के जरिए। उन 11 अफसरान को दाद दें डीएमजी को, जो तबाह करके पतली गली से नई पोस्टिंग लेके पंजाब और यहाँ पे इस वक्त इस्लामाबाद में बड़ी पोजीशन लेके वो सेफ हैं, और 14,000 बंदा इस्लामाबाद की सड़कों पे धरना देकर बैठा उसका मुस्तकबिल किसी को इसकी फिक्र नहीं। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।